सत्ता की शुरुआत आज कुछ सवालों से करते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि देश के दो बड़े राज्यों के कई हिस्से दंगों की आग में जल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार, इन दो राज्यों के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों से दंगे देखने को मिले। आप यकीन मानिए, इन दो राज्यों के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे यह साफ है कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल है और सरकार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। खुलेआम आग लगाई जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, सड़कों को और मोहल्लों को बंधक बना लिया गया। ऐसा लग रहा है कि दंगा करने वालों को ना पुलिस का डर है, ना सिस्टम का डर है और ना प्रशासन का। ऐसे माहौल में दंगा करने वालों को, दंगे की आग में जलने वाले और दंगों पर आंख मूंदने वालों को हमने 3 किरदारों में बांटा है। पहला किरदार वो नेता जिनके भड़काऊ बयान दंगों की आग को हवा देने का काम करते हैं। दूसरे किरदार वो पीड़ित जिनके घर मकान जल गए, डर के कारण वो घर छोड़कर भाग गए। तीसरे किरदार वो सरकार और पुलिस जो सब कुछ चुपचाप देखकर तमाशबीन बने हुए हैं। दंगों की इन तस्वीरों के पीछे आपके लिए सवाल है कि क्या यही पुलिस का इकबाल है कि उनके सामने घरों को जला दिया जाए? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, बिहार के सासाराम में क्या हो रहा है? पुलिस खुद लाचार है। सोचिए, ऐसी सड़ी गली पुलिस व्यवस्था से हम लोगों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे करें? दूसरा सवाल ये कि दंगा पीड़ित इलाकों में आपको पत्रकार तो मिल जाएंगे, कहीं पत्थर खाकर, कहीं गोलियों के बीच वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने वाले वो कथित जनाधार वाले नेता कहाँ हैं? जनमत का दावा करने वाले नेता कहाँ हैं? क्या उन नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन इलाकों में, मोहल्लों में तुरंत जाएं और लोगों को शांत कराएं? चुनाव के समय एक एक चौखट पर दस्तक देने वाले नेताओं की क्या ये जिम्मेदारी नहीं कि वो दंगे को काबू करने में अहम भूमिका निभाएं? कभी आपने सोचा कि जिन इलाकों में दंगा होता है वहां कभी किसी नेता का घर क्यों नहीं होता? हमेशा गरीब आदमी का ही घर क्यों जलता है? दंगों की आग हमेशा उन लोगों को जलाती है जिनका उस दंगे से और उस दंगे में कोई रोल नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेताओं के इलाके में तो वीवीआईपी वाली सुरक्षा होती है, जबकि आम लोगों की जान की परवाह नहीं की जाती। पुलिस सिर्फ वीवीआईपी इलाकों पर फोकस करती है। नेता के घर के आगे बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, लेकिन आम आदमी के घर के बाहर पुलिस लाचार होती है। नेता के घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आम आदमी के घर में दंगाई पत्थर मार सकता है। दंगे के दौरान नेताओं के भड़काऊ बयान तो आते हैं, लेकिन जिन नेताओं को शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए वो अपने घरों में छिप जाते हैं और उनकी सुरक्षा वही पुलिस करने में कामयाब रहती है जो आम लोगों के मोहल्ले को आग से नहीं बचा पाती। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? सोचिए, दंगों के 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ना तो बिहार में नीतीश कुमार सासाराम जाकर पीड़ितों का दर्द सुन पाए और ममता बनर्जी के पास भी हावड़ा जाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है उन पुलिस वालों के कारण जो अपना काम तो ठीक से करते नहीं, लेकिन कोई पत्रकार अगर दिखता है तो उनको वो धमकी जरूर देते हैं। अब हम नेताओं के बाद पुलिस की भी बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें शक था कि ऐसी हिंसा हो सकती है। एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री को शक तो था, लेकिन वो हिंसा रोक नहीं पाई। वो हिंसा इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि उनके पुलिस अधिकारियों को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। 2 दिन से हावड़ा को जलते हुए सबने देखा, जिसकी सीधी जिम्मेदारी पुलिस की है। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि हावड़ा में शांति बनी रहे, लेकिन जब दंगा शुरू हुआ तो उन्होंने और उनकी टीम ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। अगर वो दंगे के समय कड़ा एक्शन लेते तो दंगा नहीं होता। तब तो उनसे कोई काम हुआ नहीं, लेकिन अब वो पत्रकारों को धमका रहे हैं, पुलिस थाने बुलाने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें तो मैं जानता हूं। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी को यह समझना होगा कि उनकी धमकियों से यहां कोई डरने वाला नहीं है। पत्रकार तो अपना काम कर रहा है, लेकिन खुद उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। अगर उन्होंने ठीक तरीके से अपना काम किया होता तो हावड़ा आज इस तरह जल नहीं रहा होता। एक बार हावड़ा के कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी की उस धमकी को सुनिए। सुना है, थोड़ा सा एरिया को शांत रहना। आप बात करेंगे? हाँ, बिल्कुल नाराज लग रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। प्रवीण सर, अरे किस बात से नाराज हैं तो बता दीजिए, किस बात से मुझसे नाराज? पुलिस स्टेशन में आ जाएगा, चले आपके साथ चले? बुला लेंगे ना। हाँ, मेरा नंबर है आपके पास?
नंबर पता करना हमारे लिए मुश्किल है क्या? लेकिन कल तो हम लोगों ने जो हुआ सर वो दिखाया ही उसमें। यहाँ बोल के कंसाइन बोल के चीज होती है, नौकरी एक चीज है, कंसाइन एक चीज है, बस दो चीज में डिफरेंस है। लेकिन हम तो अपना धर्म तो निभा ही रहे थे सर। ये डिबेट में कर लूंगा तुम्हारे साथ बैठ करके, हाँ। बस इतना चीज का ध्यान रखो। नहीं, लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अपना धर्म नहीं निभाया सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी अपने इस पे हाथ रख के पूछ रहा हूँ अपने आप से। तो देखा आपने कैसे पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी जो इन घटनाओं को नहीं रोक पाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, वो TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे को कैसे धमका रहे हैं। कमिश्नर साहब को आज हम एक नसीहत देते हैं, कभी सही काम करने वालों को ना धमकाएं तो बेहतर होगा, और अगर लोगों की सुरक्षा ईमानदारी से करेंगे तो इस तरह सवाल पूछने पर धमकाने की नौबत ही नहीं आएगी। और जो बात हम कह रहे हैं वही बात पश्चिम बंगाल के वो दंगा पीड़ित भी कह रहे हैं जो किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब विपिन चौबे की वो रिपोर्ट देखिए जो पुलिस कमिश्नर PK त्रिपाठी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। पंचशील अपार्टमेंट के बाहर हिंसा करने वालों ने जो जो कुछ किया वो सब कुछ CCTV कैमरे में कैद हो गया। देखिए ये हिंसा, पहला पत्थर, अब गेट को तोड़ने की कोशिश, गेट के बाहर रखी मेजें कुर्सियों को अंदर फेंकने की शुरुआत। और यहाँ पर देखिए पुलिस, ये पुलिस नजर आ रही है जो कार्रवाई नहीं कर रही है। कल जुम्मे की नमाज के बाद में लोगों का एक हुजूम 200-300 आदमी गेट को 3-4 बार धक्का दिए, 10 लड़के भीतर आकर यहां तक पत्थरबाजी खूब की। क्या कोई पुलिस प्रशासन का कोई सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिला? भगवान भरोसे हम लोग रहे। इतनी पुलिस होने के बाद भी ऐसी घटनाक्रम होना टोटली प्रशासन की कमी है। आम रंगा नाच चल रहा है हिंसा की, पुलिस दर्शक बन के खड़ा है और मुख्यमंत्री उनके और जो प्यादे हैं वो दूसरे पर इसका सारा थोपने के लिए तैयार है। और बंगाल तो बना हुआ है मल्ल युद्ध का क्षेत्र जब से भारतीय जनता पार्टी गई है। लेकिन ये लचर हालात सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में भी पुलिस दंगा रोकने के बदले दंगों की आग को पर्दा डालकर छुपाने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार के सासाराम और नालंदा समेत कई जिलों में दंगे हुए। ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है। सासाराम में दंगों के कारण लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए और जब पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया तो वो कहते हैं किसी ने पलायन ही नहीं किया। यहाँ पर हम पुलिस के इस अधिकारी से कहना चाहते हैं कि आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती। अगर आपको सच में ये नहीं पता कि लोगों ने पलायन किया है तो हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि दंगों के कारण पलायन कैसे होता है। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी दुकानों को खोलें, सड़कों पर आवागमन को आप सुचारू करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। सर अफवाह पे ध्यान ना दें। ये बताइए कि कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं, हमने देखा जिनके घरों में आग लगाई गई, रात में उन घरों में लूटपाट की गई, तो ये विश्वास भी नहीं पैदा कर पाए कि लोग पलायन न करें। इस संबंध में किसी भी तरह की पलायन की हम लोगों को सूचना प्राप्त नहीं है और जहाँ भी इस तरह की हम लोगों को वारदात की सूचना मिली है वहाँ पे हम लोगों ने दंडाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की है। आपके जो सुरक्षा बल हैं उनके सामने लोग ठेले पर अपना सामान रख के पूरी गृहस्थी रख करके, और मैंने देखा है, मैंने अपने कैमरे में भी कैद किया है, आपको वो घर भी हम दिखला देंगे। 5 घर हैं जहाँ से जिन घरों में लूटपाट की गई है, तोड़फोड़ की गई है और वहाँ के लोग भाग गए हैं। स्थिति सामान्य है, आप चाहें तो हम जनता से बात नहीं, बिल्कुल मैंने देखा है स्थिति सामान्य है, लेकिन इसको सामान्य नहीं कहेंगे कि कहीं अगर 5 घर एक समुदाय का है तो वो वहाँ से भागने की स्थिति में हो और पुलिस के जवान ये भरोसा भी नहीं दिला पा रहे हो कि हम आपकी सुरक्षा में यहाँ तैनात है, अपना घर छोड़ कर न जाएं। आपके कहने का क्या आधार है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत आप ये आधार है कि मेरे पास लोगों के बयान हैं, वो विजुअल है मेरे पास, ठेले पे लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप शेयर, इस तरह की कोई हम लोग को सूचना नहीं मिली है
बात कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है सर, एक आम जनता के रूप में मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। शांति है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई नहीं पलायन कर रहा है, सब शांति है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये दावा करें तो मैं वो घर दिखलाने को तैयार हूँ जहाँ पांच घरों कोई किराया का मकान कहीं खाली करके अपना शिफ्ट कर रहा हो तो ये हालात है। सोचिए, जो लोग दंगे के शिकार हुए, जिन लोगों ने दंगा किया और जो लोग इसे चुपचाप देखते रहे, उन्हें एक बात बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए। दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। दंगे में वोटों वाले विटामिन होते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को तो फायदा होता ही है, लेकिन आम लोगों को सिर्फ दर्द मिलता है। उनके खून पसीने की कमाई खत्म होती है और उनका घर जल जाता है। आज की इस खबर पर हमारा नजरिया 9 दंगे की तस्वीर है, जिसमें दंगाई लोगों के घरों में घुस रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, सड़कों पर आग लगा रहे हैं और तो और पुलिस वालों को घेर कर पीटा जा रहा है। पुलिस पर भी पत्थरों की बरसात हो रही है। सोचिए, जो पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती, वो लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी? पुलिस और व्यवस्था को ये सवाल खुद से पूछना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। वैसे दंगों और नेताओं से याद आया कि आज 1 अप्रैल है। ये वो तारीख है जो अप्रैल फूल्स डे के नाम से मशहूर है। हालांकि फेक न्यूज और डिजिटल राजनीति के दौर में अप्रैल फूल पुराना हो चुका है। अब रोज मूर्ख बनने और बनाने का ट्रेंड है। नेता इतने सयाने हो चुके हैं कि आप वाकई ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन आपको मूर्ख बना रहा है और कौन सचमुच भरोसे के लायक है। ऐसे दौर में हमेशा भरोसे की करेंसी सबसे कीमती होती है। मूर्ख दिवस पुराना चलन है, अब भरोसा दिवस की जरूरत है। और सत्ता में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर पैदा किए जा रहे राजनीतिक विवाद की, जिसकी शुरुआत कल गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में कल गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर हमले कर दिए। पीएम मोदी की डिग्री और योग्यता पर आज तो केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीतिक आक्रमण का उद्घोष कर दिया और यह कहा कि पीएम मोदी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते। वैसे इस मामले में बीजेपी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक कर चुकी है। गुजरात विश्वविद्यालय भी यह साफ कर चुका है कि वेबसाइट पर डिग्री सार्वजनिक है, इसे कोई भी देख सकता है। और अब तो कोर्ट ने भी पीएम मोदी की डिग्री पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इस सब के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने आज तसल्ली बख्श तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। दरअसल आजकल ये फैशन हो गया है कि अगर कोर्ट का फैसला अपने हिसाब से नहीं आता तो उसके खिलाफ नेता बढ़ चढ़कर बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। पीएम मोदी की योग्यता पर सवाल उठाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल पढ़े तो हैं लेकिन लिखे नहीं हैं, इसलिए 8 सालों से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं? ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येन जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन कराएंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे? और ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से ताकि निपटेगा दूसरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल के नुकीले हमलों में कोई कमी नहीं आ रही। क्या आपने ध्यान दिया कि ये हो क्यों रहा है? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी की योग्यता को लेकर एक एंटी मोदी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव में यह साबित किया जा सके कि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं और फैसला लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह विशुद्ध रूप से राजनीति है।
सोशल मीडिया वाले सुपरफास्ट डिजिटल युग में योग्यता का पैमाना काम की डिलीवरी है। यहां काम भी तेजी से वायरल होता है और नाकामी भी तेजी से वायरल होती है। पीएम मोदी की इतने सालों की राजनीतिक यात्रा बोल्ड फैसलों के लिए जानी जाती है। जीएसटी, नोटबंदी, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 का हटना, सर्जिकल स्ट्राइक या आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नई संसद, आर्थिक परफॉर्मेंस, ये एक लंबी लिस्ट है। पीएम मोदी के फैसलों का लोहा दुनिया मानती है। पिछले 9 साल में दुनिया के कई मंचों पर पीएम मोदी के काम की तारीफ हो चुकी है। यही वजह है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% के करीब है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, कोविड जैसी महामारी के आर्थिक नुकसान से भी भारत उबरकर आगे बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ होती है। इमरान खान तक कई बार कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत दुनिया का एकमात्र देश रहा जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र रही। दुनिया के कई बड़े नेता भी खुले कंठ से पीएम मोदी की तारीफ करते रहे। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टाइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी को भारत का रिफॉर्मर इन चीफ कहा था। अमेरिका के ही एक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में कहा था कि नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके बारे में पढ़ता रहा हूं। 2021 में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि आप इजराइल के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, आइए और मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। इतना ही नहीं, 2022 में इमरान खान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ऐसी है कि कोई उसे आग तक नहीं दिखा सकता। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत दौरे पर आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कहा था। इस बात की पुष्टि अलग अलग सर्वे में बार बार होती रहती है। जिन प्रधानमंत्री को दिल्ली के मुख्यमंत्री अयोग्य कहते हैं, दुनिया के नेता उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसे एक छोटी सी रील के जरिए समझिए। Global rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। You are a revolutionary leader. Best sense of the word revolution. You are revolutionizing. You're catapulting this magnificent state into the future. Thank you. तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की सत्ता लगातार मजबूत हो रही है, जो कम से कम उनके विरोधियों को पसंद नहीं आ रही होगी। पीएम मोदी जनता और वर्ल्ड लीडर्स के फेवरेट बनते जा रहे हैं और शायद इसी वजह से उन पर राजनीतिक छीटाकशी भी बढ़ती जा रही है। सत्ता में अब बात करते हैं विकास की रफ्तार की। पीएम मोदी ने आज भोपाल में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी। वंदे भारत सीरीज की 11वीं ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये कितनी बड़ी सौगात है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक वंदे भारत की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रैक और तकनीक में बदलाव की बदौलत तेज रफ्तार मुमकिन हो पाई है। खास बात यह कि ये ट्रेन शताब्दी, जो कि अपनी रफ्तार के लिए मशहूर है, उससे भी ज्यादा तेज चलेगी। कैसे नई वंदे भारत ट्रेन शताब्दी को भी मात दे रही है, इसे समझते हैं।
वंदे भारत ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि फिलहाल ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। भोपाल से दिल्ली आने में 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे। वहीं शताब्दी ट्रेन की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से भोपाल अगर आप शताब्दी से आते हैं तो 8 घंटे 50 मिनट लगेंगे। मतलब ये कि अगर आप वंदे भारत ट्रेन से आते हैं तो शताब्दी की तुलना में 1 घंटे 5 मिनट पहले भोपाल से दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी लंच भोपाल में होगा और डिनर दिल्ली में करेंगे। कुछ सेकंड की न्यूज रील में आप मॉडर्न और रफ्तार वाली वंदे भारत ट्रेन के सुविधाजनक सफर का आनंद ले सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। जो ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। और भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इसमें हर वो सुविधा है, खास करके एग्जीक्यूटिव क्लास में जो सुविधा आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये सुविधा आपके पास होनी चाहिए। खास करके अगर हम चेयर्स की बात करें, लग्जरी चेयर्स हैं, इसके अलावा पुशबैक सिस्टम है और तमाम तरह की वो एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधाएं हैं जो सुविधाएं आप और हम उम्मीद कर सकते हैं। ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस है, भोपाल से पहली बार निकल रही है और 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन निकलेगी। ये अपने आप में सबसे बेहतर और सबसे तकनीक रूप से उत्तम जो है ट्रेन इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा होने जा रही है। हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपर हिट हो चुकी है। तो वंदे भारत ट्रेन किन खूबियों से लैस है, सिर्फ कुछ पॉइंटर्स में इसको जानते हैं। यह हाईटेक सुविधाओं से लैस है। वंदे भारत ट्रेन के सभी दरवाजे ऑटोमेटिक हैं। वंदे भारत ट्रेन का मेन गेट ट्रेन रुकने पर ही खुलेगा। ये सेफ्टी फीचर है इसका। ट्रेन में जरा भी मूवमेंट पर दरवाजे लॉक हो जाएंगे। इस ट्रेन के हर कोच में लग्जरी बायो वैक्यूम टॉयलेट है। कोच में सीट जो विस्टाडोम कोच की तरह ये होगा, मतलब इसकी सीट 180 डिग्री तक घूम सकती है। हर कोच में एक 32 इंच का LED डिस्प्ले बोर्ड लगा है जिसका आनंद यात्री सफर के दौरान ले सकते हैं। तो सत्ता के न्यूज मित्रों के मन में कई तरीके के सवाल होंगे। ये ट्रेन कब चलेगी, किन किन शहरों में से गुजरेगी। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हमने इसके रूट का एक ग्राफिक्स तैयार किया है। ये वैसे तो बहुत बेसिक जानकारी है लेकिन हमारे न्यूज मित्रों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे भोपाल से जब ये निकलना शुरू करेगी, शनिवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन ये चलेगी और इसका चलने का जो वक्त है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से भोपाल 2:40 पर ये हजरत निजामुद्दीन, 3:10 पे पलवल और फिर धीरे धीरे करके आपको, धीरे तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत तेज़ रफ्तार में आपको भोपाल पहुँचाएगी। और अब एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की मॉडर्न इंजीनियरिंग की सत्ता को और मजबूत कर दिया है। इसका सबूत जम्मू कश्मीर के रियासी का वो ब्रिज है जिसकी पहचान विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के तौर पर बन गई। बीते एक हफ्ते में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 2 शुभ समाचारों में एक अल्ट्राफास्ट वंदे भारत के बारे में हमने आपको बता दिया। इस ब्रिज पर ट्रॉली कार चलाकर ट्रायल किया जा चुका है। आज हमने चेनाब रेलवे ब्रिज पर एक सत्ता की कुंजी तैयार की है जिसे आपको अपने मन में मौजूदा देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में सेव कर लेना चाहिए क्योंकि यह भारत की शान का मामला है। दरअसल चेनाब नदी पर जो ब्रिज तैयार किया गया है उसकी ऊंचाई 359 मीटर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में मौजूद 73 मीटर के
5 कुतुब मीनार इस ब्रिज की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, पेरिस का एफिल टावर भी इस चिनाव ब्रिज के सामने छोटा है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जबकि चिनाव का यह आर्च ब्रिज उससे 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मौजूद है और इसकी मजबूती को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये ऐसे ही 120 तक लगातार खड़ा रहेगा। तो जो आर्च ब्रिज तैयार की गई है, ये रियासी के कोड़ा को रियासी के बक्कल से जोड़ता है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, यानी ये पुल 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। भारत का गौरव बढ़ाने वाला चिनाव रेल ब्रिज पर हमने एक वीडियो गाइड भी आपके लिए तैयार की। समय में मौजूद हूँ देश के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और सिंगल आर्च ब्रिज कहे जाने वाले यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर आप देखें कि TV9 भारतवर्ष इस समय ट्रायल रन का हिस्सा बना है। सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद दूंगा। आज वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो हमारे द्वारा बनाई हुई ये बैटरी ऑपरेटेड रेलवे इंस्पेक्शन ट्रॉली चल रही हैं, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। कुदरत का किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे है। बर्फबारी साफ तौर पे आप देख सकते हैं। चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे थी क्योंकि तेज हवाएं यहाँ पे चलती है, भूकंप यहाँ पर होता है, लेकिन इन सब के बीच इन चुनौतियों को साइड करते हुए ये रेलवे ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अब आपको चिनाव ब्रिज की वो खासियत बताते हैं जो दुनिया में उसे सबसे अलग और बेमिसाल बनाती है। इस ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कोई भी आतंकी हमला झेलने में सक्षम है। ये किसी भी बम धमाके को झेल सकता है। इस पर 266 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार वाली हवाओं का भी कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये 8 रिक्टर स्केल के भूकंप में भी जस का तस टिका रहेगा, जबकि इस पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल सकेगी। इसके अलावा -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। आज इस पुल की तस्वीरों को देखकर चीन और पाकिस्तान भी बहुत परेशान होंगे। भारत की शान की ये चमक आज दुश्मन देशों को बहुत चुभ रही होगी और हम आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल इस पुल के जरिए सेना की रसद भी आसानी से कश्मीर घाटी पहुंचाई जा सकेगी, क्योंकि बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है। लेकिन अब इस पुल के बनने से यहां ट्रेन चलने से सालों साल सेना की रसद आसानी से कश्मीर घाटी लाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, देश के जवान भी आसानी से कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और आगे सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख भी आसानी से पहुंच सकते हैं। इस रेल लाइन से सेना को कश्मीर घाटी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। इस अच्छी खबर का जो नजरिया 9 है उसमें कुछ चुभने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बनता है उसका नाश करने का काम दंगों में हो जाता है। दंगा वो इरेजर है जो विकास की लिखावट को जड़ से मिटा देता है, लोगों की जिंदगी को सादे पन्ने की तरह खाली कर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब काम होता है और उद्घाटन के फीते काटे जाते हैं तो फायदा होता है, लेकिन जब दंगे होते हैं तो निजी इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का नुकसान होता है। घर, दुकान, वाहन, सामान और निर्दोष लोगों की जान जाती है। नफरत की आग हर चीज को जलाकर राख कर देती है और अंत में बचते हैं तो सिर्फ आंसू और धुआं। इसलिए दंगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद हो तो फिर दंगे नहीं हो सकते। इसलिए TV9 भारतवर्ष सुबह से मुहिम चलाकर यह कह रहा है कि दंगाइयों की वीडियो झांकी, हिसाब अभी बाकी। यह हिसाब जल्द से जल्द होना चाहिए। और सत्ता में अब बात करते हैं POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के पक्ष में चल रही ऐसी हवा की जिसने पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की हवा निकाली हुई है। जो संकेत भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके हैं, उनका जिक्र अब POK में हो रहा है। अब वही शब्द POK की आवाम की जुबान पर हैं। अब वही शब्द POK के सत्ताधीशों की जुबान पर हैं। अमित शाह ने क्या कहा था और POK में अब क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले कुछ सवालों से समझिए कि कैसे दुनिया भर में कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। सवाल ये कि क्या POK की जनता पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्म से तंग आ चुकी है? क्या POK के लोग वही चाह रहे हैं जो भारत चाहता है? क्या POK को पाकिस्तान से वापस लेने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है?
क्या पीओके पाकिस्तान से खिसकना शुरू हो चुका है? इन सवालों से पूछने की एक वजह है पीओके की विधानसभा में आया पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला एक प्रस्ताव। आपको बताते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या है। 29 मार्च को पीओके विधानसभा में सत्ताधारी तहरीक इंसाफ के जावेद भट्ट की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया। जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है उसी तरीके से पीओके में भी एक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई। पाकिस्तान इसलिए इस प्रस्ताव से तिलमिलाया हुआ है क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर कश्मीर से पीओके तक एक गलियारा बनाने की बात कही थी। इस कॉरिडोर की मांग इसलिए की जा रही है ताकि पीओके में स्थित शारदा पीठ में कश्मीर के लोग दर्शन के लिए जा सकें। माता शारदा देवी का यह मंदिर पीओके की नीलम घाटी में है। शारदा पीठ श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1947 से ही भारतीय इसके दर्शन से दूर हैं। करतारपुर कॉरिडोर की बात अलग थी, लेकिन पीओके वाले गलियारे की बात एकदम अलग है। पीओके पाकिस्तान का ना कभी था, ना कभी है, ना होगा। ये सिर्फ अवैध कब्जा है जिस पर कूटनीति का बुलडोजर चलाने की अब तैयारी हो रही है। कश्मीर हमेशा से मोदी सरकार के एजेंडे में पहली लिस्ट पर रहा है। पहले जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 जैसी जटिल जंजीरों से मुक्त किया गया। उसके बाद आतंकवाद की कमर तोड़कर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया गया। अब पीओके वाले प्लान को लागू करने की बारी है, जिसके संकेत कभी प्रधानमंत्री मोदी, कभी गृह मंत्री अमित शाह और कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों से मिलते रहे हैं।